हेलो स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट्स में कैसे होता है। आर्टिफिशियल मेथड कुछ इंड्यूस करे जाते हैं, कुछ मैन मेड मेथड यानी कि आर्टिफिशियल, और कुछ नेचुरल मेथड भी हमने पढ़े वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। और साथ ही हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एनिमल्स में ही पढ़ा। और सिंगल सेल्ड जो ऑर्गेनिज्म है, हमारे जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर भी हमने पढ़ा था कि कैसे वो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा डिवाइड करते हैं, अपने जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है उसको इंक्रीज करते हैं। मल्टीपल फ्यूजन भी था, बडिंग भी थी, ऐसे ही बहुत सारी टेक्निक्स थी उनकी। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमारी, इसके अंदर फॉर्मेशन होती है मेल एंड फीमेल गैमेट्स की। यानी कि जो मेल पेरेंट है वो तो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, और जो फीमेल गैमेट है, जो फीमेल बॉडी है, वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी। आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल्स और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स। इसका मतलब ये है कि चाहे जो पेरेंट बॉडी है, चाहे तो वो अलग अलग दो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, दो इंडिविजुअल हो सकते हैं अपोजिट सेक्स के, या फिर वो एक ही इंडिविजुअल हो सकता है, यानी कि वो सिंगल पेरेंट हो सकता है। लेकिन जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होगी वो टू टाइप्स की होगी, फीमेल एंड मेल। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, दीज गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट विच डेवलप्स टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिजम्स। ये जो गैमेट्स की फॉर्मेशन है वो आगे चलकर फ्यूज करते हैं, फ्यूजन होता है इन दोनों का, और जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। और फर्दर जो जाइगोट है हमारा, वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करता है डेवलपमेंट के बाद। इट मीन्स डेट आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी कि हैप्लॉइड गैमेट्स। इसका मतलब ये है कि जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है, जो कि हैप्लॉइड गैमेट्स है, यानी कि ये जो गैमेट होगा ये सिंगल पेयर ऑफ, यानी कि सिंगल क्रोमोसोम कैरी करेगा अपने अंदर। इसकी जो प्लोइडी होगी वो एन होगी। दे फॉर्म द डाइप्लॉइड जाइगोट विच लेटर फॉर्म द न्यू डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। जैसे कि देखिए, अगर एक ऑर्गेनिज्म है, उसके पास जो मेल पेरेंट बॉडी है, उसके अंदर जो गैमेट की फॉर्मेशन होगी वो होगी हैप्लॉइड, यानी कि एन टाइप, एनप्लॉइडी होगी उसकी। और फीमेल पेरेंट के अंदर जो फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी वो भी हैप्लॉइड होगा। और जब दो हैप्लॉइड गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे, उनका फ्यूजन होगा, तो एक डाइप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन होगी वहाँ पर। और जो आगे आने वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा वो भी हमारा जो है डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाउ इट इज डिफर फ्रॉम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिफर कैसे है, उनके बीच में डिफरेंस कैसे आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स टू पेरेंट बॉडी टू प्रोड्यूस offsprings, but asexual reproduction requires only single parent body to produce young ones। इस पॉइंट में ये बताया है गया है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है उसके अंदर हमें टू पेरेंट बॉडीज की ज़रूरत होती है, एक मेल या फिर फीमेल, जिससे कि वो जो न्यू यंग वंस हैं उनको प्रोड्यूस कर सकें। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है उसके अंदर हमें सिंगल पेरेंट की ही ज़रूरत होती है न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस करने में। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस का, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन ओकर्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच ऑफ टू टाइप्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स। यानी कि जो गैमेट्स की फॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में ही होती है, ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी यहाँ पर टू टाइप के जो गैमेट्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स।
एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पीछे पढ़ चुके हैं, और वहाँ पर हमें कहीं पर भी जो गैमेट्स की फॉर्मेशन है वो हमें नहीं देखने को मिली थी, क्योंकि वहाँ पर जो एक सिंगल पेरेंट बॉडी ही डिवीज़न कर रही थी बार बार, और अपना जो नंबर है वो इंक्रीज कर रही थी इंडिविजुअल्स का। थर्ड पॉइंट है हमारा डिफरेंस का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एन इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कंपेयर्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमारी एक इलेबोरेट यानी कि काफ़ी लंबी चौड़ी प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स है और स्लो यानी कि धीमी प्रोसेस है, एज कंपेयर टू यानी कि तुलना में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे बहुत सारी इवेंट्स आते हैं। ऑर्गेनिज्म को पहले पूरी तरीके से ग्रो करना पड़ता है, मैच्योर होना पड़ता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए, और काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओकर्स इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो हमारा वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे, जो सिंगल ऑर्गेनिज्म थे जैसे कि अमीबा हो गया, ईस्ट हो गया, ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स थे इनमें हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। ऑन द अदर हैंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलोड बाय हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, और दूसरे ही हाथ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो हमें हायर यानी कि वेल डेवलप्ड जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर देखने को हमें मिलती है, उनके द्वारा ये अडेप्ट की गई है। फिफ्थ पॉइंट है इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज वेरी लेस चांस टू कम वेरिएशन इन यंग वंस। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास बहुत ही कम चांस होता है कि वेरिएशन आ सके जनरेशन के अंदर, यानी कि जो उनके जो यंग वंस होंगे उनके बीच में वेरिएशन आने की ना के बराबर चांस होते हैं। सो द यंग वंस आल्सो नेम्ड एज क्लोन, और यही कारण है कि उनके जो यंग वंस हैं उनको हम ओप्स यानी कि क्लोन बोल के डिनोट करते हैं। क्लोन टर्म का यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर हायर चांसेस फॉर वेरिएशन इन यंग वंस बिकॉज हेयर टू गैमेट्स फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स गेट फ्यूज्ड टू फॉर्म न्यू यंग वंस। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर हायर चांसेस होते हैं वेरिएशन के यंग वंस में, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग गैमेट्स की फ्यूजन होती है, वो भी अलग अलग पेरेंट्स के गैमेट्स की। यानी कि एक गैमेट्स जो कि मेल पेरेंट बॉडी से आ रहा है उसके जीन अलग होंगे, और दूसरा गैमेट जो कि फीमेल पेरेंट बॉडी से आ रहा है उसके जीन भी अलग होंगे। और जब वो दो गैमेट यानी कि जिनके दोनों के जीन अलग अलग है और वो फ्यूज़न करेंगे तो वहाँ पर वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा ही, और इसीलिए वो ना तो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होंगे यंग वंस, और ना ही वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। जैसे डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं, ये हो गई हमारी मेल पेरेंट बॉडी, ये हो गई हमारी फीमेल पेरेंट बॉडी। और अब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होगी। ये तो होगा हमारा मेल गैमेट, और ये होगा हमारा फीमेल गैमेट। और जब इन दोनों की यानी कि इन दोनों का जब फ्यूजन होगा तब हमारा फॉर्म होगा, इसकी जो प्लोइडी है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की वो दोनों की एन है, यानी कि एन प्लोइडी है, यानी इन दोनों में सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है।
और जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो इनकी जो फ्लूइडी होगी जाइगोट की वो 2n हो जाएगी, यानी कि डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की यहाँ पर फॉर्मेशन होगी। अब देखिए यहाँ पे देखने की बात ये है कि जो फीमेल पेरेंट बॉडी है उसके जीन्स अलग हैं, मेल पेरेंट बॉडी के जीन्स अलग हैं, और जब इन दोनों के गैमेट्स की फ्यूजन होगी तो यहाँ पर जो डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होगा वो इन दोनों से भिन्न होगा, उसके अंदर वेरिएशन होगी, और जो यंग वंस आएंगे उनके अंदर भी जो वेरिएशन हमें देखने को मिलेगी। लेकिन जो क्लोन टर्म है लेकिन जो क्लोन टर्म है उसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, चलिए उसके बारे में भी हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। चलिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था, जैसे हम एक सेल ले लेते हैं अमीबा का, ये हमारा अमीबा का सेल है, और ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ही डिवीजन कर रहा था टू डॉटर सेल्स में, टू डॉटर इंडिविजुअल्स में। वो कैसे था, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारा जो सेकंड डायग्राम है, यानी कि जो बी डायग्राम में हम देख सकते हैं कि पहले तो डीएनए ऑफ रेप्लिकेशन होता है, यानी कि डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, डीएनए की जो नंबर ऑफ कॉपीज है वो बढ़ती हैं। उसके बाद जो है डीएनए, उसके बाद जो हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। उसके बाद जो हमारा जो उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और लास्ट में जो हमारी जो सेल वॉल है वो भी कंप्लीट डिवाइड हो जाती है। और हमारे सामने टू डॉटर इंडिविजुअल्स आ जाते हैं जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुए हैं। तो इसमें हुआ है कि देखो इसमें हुआ ये कि हमारे पास जो ये फर्स्ट पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वही आगे चलकर टू डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो रहा है, यानी कि जो जीन्स फर्स्ट पेरेंट सेल में प्रेजेंट थी वही टाइप की जीन, सेम जीन इन दो डॉटर न्यूक्लियाई में प्रेजेंट होंगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्लोन टर्म का यूज़ हुआ है, क्योंकि ये जो पेरेंट और जो टू डॉटर न्यूक्लियाई हैं ये दोनों ही अपने पेरेंट के जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगी, सिमिलर होंगी, और ये एक दूसरे के भी आइडेंटिकल होंगी इन जेनेटिक मैटर्स, यानी कि दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम है, क्योंकि ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से ही डिवाइड होकर फॉर्म हुई हैं। स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, यानी कि प्लांट, एनिमल, फंजाई शो डैट दे डिफर सो ग्रेटली इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक स्टडी में पता चला कि जो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि बहुत सारे विविध प्रकार के जो प्राणी हैं, जैसे कि प्लांट हैं, एनिमल है, फंजाई है, इनकी जो मॉर्फोलॉजी और इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, डिफर सो ग्रेटली, यानी कि एक दूसरे बिल्कुल ही भिन्न होते हैं।
कोई भी समानता इनके अंदर हमें देखने को नहीं मिलती है। बट द मोड ऑफ बट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सरप्राइजिंगली दे शो ए सिमिलर पैटर्न। यानी कि जो इनके अंदर जो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो लगभग एक सिमिलर पैटर्न में ही होता है इन सभी के अंदर, चाहे ये एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न क्यों ना हो, चाहे मोर्फोलॉजी में, इंटरनल स्ट्रक्चर में। मोर्फोलॉजी का मतलब यहाँ पर ये है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो दिखने में कैसा है, कैसा दिखाई देता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें कि एक प्लांट है और एक डॉग है। प्लांट तो इलोंगेटेड इन स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही लंबा होता है, लेकिन जो डॉग है वो एज कंपेयर टू द प्लांट वो स्मॉल साइज का होता है। और जो डॉग के ऊपर है वो हेयर प्रेजेंट्स होते हैं, लेकिन हमें प्लांट के ऊपर कहीं भी जो है, आपको अच्छी तरह से पता है, कहीं भी हेयर्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। वहाँ पर हमें एक बार्क यानी कि छाल देखने को मिलती है। और डॉग जो है हमारा वो मोटाइल है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है, लेकिन जो हमारा प्लांट है वो तो नॉन मोटाइल है, वो एक ही जगह पर स्थिर रहता है। और जहाँ तक हम बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर की, जैसे डॉग में हमें पता है कि ऑर्गन सिस्टम होता है, सभी सेंसेस प्रेजेंट होते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में। जैसे कि हमें स्केलेटन की प्रेजेंस होती है डॉग के अंदर, लेकिन स्केलेटन की प्रेजेंस हमें ट्री के अंदर या किसी प्लांट के अंदर कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर भी काफ़ी दोनों का अलग अलग होता है, और फिजियोलॉजी भी दोनों की अलग अलग होती है। यानी कि जैसे ट्री तो अपना जो खाना है, जो फूड है, जो प्रिपरेशन है उसकी, वो खुद ही कर लेता है, यानी कि ऑटोट्रोपस होते हैं इन। लेकिन जो डॉग है वो अपनी खाने की फॉर्मेशन, जो फूड है वो बाहर से लेता है, नेचर से लेता है, खुद फॉर्मेशन उसकी नहीं कर सकता। तो इन सब डिफरेंस के होने के बावजूद जो इनका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो लगभग सिमिलर है। देयर आर सम कॉमन फीचर्स टू दीज डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स। इन सभी जो डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ कॉमन फीचर्स हैं, कुछ कॉमन बातें हैं, उनके बारे में जानते हैं हम। जो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है, बिफोर द ऑर्गेनिज्म स्टार्टेड रिप्रोड्यूस सेक्सुअली all the organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life। चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हुआ, प्लांट हुआ, एनिमल हुआ, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने से पहले उसको एक स्टेज यानी कि एक स्टेज अटेन करनी पड़ती है, निश्चित स्टेज, जो कि ग्रोथ की और मेच्योरिटी की होती है उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी लाइफ के अंदर। हमारा जो सेकंड पॉइंट है, दिस टाइम पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। और इसी जो ग्रोथ का जो टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड को हम जुवेनाइल फेज बोलते हैं इन एनिमल्स अप टू प्रोडक्टिव मेच्योरिटी, यानी कि रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी जब तक उनकी अटेन नहीं हो जाती, यानी कि जो ग्रोथ का जो पीरियड है उसको हम जुवेनाइल फेज बोलते हैं। और इसी प्रकार इसी जो पीरियड ऑफ ग्रोथ को हम प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। इन प्लांट्स द वेजिटेटिव फेज स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द सीड जर्मिनेशन एंड शूट सिस्टम। द यंग सीडलिंग ग्रोज एंड डेवलप्स रूट सिस्टम। यानी कि प्लांट्स के अंदर जो वेजिटेटिव फेज है वो तुरंत ही शुरू हो जाता है सीड जो जर्मिनेशन है उसके बाद ही। जैसे ही जो सीड है, हमारा जो बीज है, उसको हमने मिट्टी में लगाया और जैसे ही वो अंकुरित हुआ, वहीं से जो उसका वेजिटेटिव फेज है प्लांट का वो शुरू हो जाता है। द यंग सीडलिंग ग्रोज एंड डेवलप रूट सिस्टम। जो हमारा जो यंग जो सीड है, जो अभी अभी जर्मिनेट हुआ है, वो रूट सिस्टम डेवलप करेगा एंड शूट सिस्टम को डेवलप करेगा। द शूट सिस्टम कंटिन्यूज टू डेवलप स्टेम। जो हमारा जो शूट सिस्टम है वो आगे चलकर जो स्टेम की, हमारी जो शाखाएं की जो फॉर्मेशन है, जो डेवलपमेंट है, वो होती रहेंगी उसके अंदर। इट्स ब्रांचेस एंड लीव्स। दिस फेस इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन। ये जो वेजिटेटिव फेस है प्लांट्स के अंदर,
ये वेरिएबल ड्यूरेशन का होता है, किसी में ज़्यादा का टाइम का होता है, किसी में कम टाइम का होता है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएबल ड्यूरेशन इन वेजिटेटिव फेज वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट्स। यानी कि वेरिएबल जो ड्यूरेशन है उसके बेस पर, वेजिटेटिव फेज की जो वेरिएबल ड्यूरेशन है उसके बेस पर अब आगे जो है हमारे प्लांट्स के तीन टाइप हैं। एनुअल प्लांट्स, एनुअल प्लांट्स इज दैट प्लांट विच completes its life cycle from germination to the production of seeds and flowering in the end of season। यानी कि एनुअल प्लांट्स होते हैं हमारे, वो प्लांट होते हैं जो कि अपनी लाइफ साइकिल को, यानी कि जर्मिनेशन है, जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड फ्लावरिंग, वो पूरी पूरी अपनी एक सीज़न के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके जो एग्जांपल है वो हमारे मस्टर्ड हैं, वाटरमेलन है और कॉर्न है। सेकंड जो पार्ट है हमारा वो है बाइनियल प्लांट्स। इन दीज प्लांट्स द वेजिटेटिव फेज इज ऑफ टू टाइप्स एंड प्रोड्यूस फ्लावर इन सेकेंड ईयर ऑफ ग्रोथ। इन जो बाइनियल प्लांट्स है हमारे, इन प्लांट्स के अंदर जो वेजिटेटिव फेज है हमारा वो 2 साल का होता है और ये दूसरे साल में जो है वो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं और फ्लावरिंग के बाद और फ्रूट की फॉर्मेशन के बाद ये मर जाते हैं। इनके जो एग्जांपल है वो है हमारे कैरेट, ब्लैक आइड सुजन। कैरेट यानी कि गाजर, गाजर जैसे कि हम सभी लोगों को पता है हम एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में तो ये होगा कि वो उनकी जो अंडरग्राउंड स्टेम है, यानी कि जो रेडिश पार्ट होता है वो ग्रो करता है, और जो सेकेंड ईयर ऑफ ग्रोथ है उसके अंदर वो फ्लावरिंग करते हैं। फ्लावरिंग करने के बाद सीड प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं। लेकिन दूसरे साल में उनको फ्लावरिंग करने के लिए, सीड प्रोड्यूस करने के लिए उनका जो अंडरग्राउंड स्टेम है, जो नीचे का जो रेडिश पार्ट है उसका होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना वो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। थर्ड जो हमारा टाइप है प्लांट का वो है पेरिनियल प्लांट्स। इन दीज प्लांट्स द ड्यूरेशन ऑफ वेजिटेटिव फेज फ्रॉम फ्यू ईयर्स टू सेवरल ईयर्स। इन प्लांट्स के अंदर जो वेजिटेटिव फेज होता है, जो ग्रोथ का जो फेज होता है, वो कुछ सालों से लेकर बहुत ज़्यादा सालों तक हो सकता है। हो सकता है किसी में 5 साल का हो, 10 साल का हो सकता है किन्हीं में 20-30 साल का भी हो सकता है। सम प्लांट्स अटेन रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी ओनली आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ वेजिटेटिव फेज। कुछ जो प्लांट होते हैं वो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी को अटेन कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं उस स्टेज को कुछ ही, यानी कि वेजिटेटिव फेज के कुछ ही साल बाद, यानी कि जो ग्रोथ फेज होता है उसके कुछ ही साल बाद वो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी को अटेन कर लेते हैं। देन शोज फ्लावरिंग एवरी ईयर आइदर इन सम स्पेसिफिक सीजन। उसके बाद वो फ्लावरिंग शो करते हैं, या तो वो हर साल फ्लावरिंग शो करेंगे, या फिर वो किसी अपने स्पेसिफिक जोन का जो स्पेसिफिक सीजन होगा, यानी कि जिसको हम बोलते हैं सीजनल फ्लावरिंग, उसको शो करेंगे, या फिर वो थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे साल वो फ्लावरिंग करते ही रहेंगे। सम पेरिनियल प्लांट्स फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। कुछ पेरिनियल प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं कि वो लाइफ में, पूरी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग करते हैं, एक बार ही फ्लावरिंग शो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारा बैम्बू। बैम्बू जो प्लांट है वो हमारा फ्लावरिंग शो करता है 50 से 100 साल के बाद। यानी कि बैम्बू जो प्लांट है हमारा वो फ्लावरिंग शो करता है अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार, वो भी 50 से 100 साल के बाद। यानी कि 50 से 100 साल के बाद वो है लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर जो हैं प्रोड्यूस करेगा, लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट की फॉर्मेशन होगी,
और उसके बाद जो है वो प्लांट जो है वो एकदम से सेनेसेंस की जो स्टेज है उसको अटेन कर लेगा और उसके बाद उसकी जो है डेथ हो जाएगी। जो सेनेसेंट जो हमारी जो स्टेज है उसको हम कैसे पता लगाएं कि जो ट्री है वो अब सेनेसेंट यानी कि जो इसकी जो आखिरी स्टेज है, जो लास्ट स्टेज है उसमें पहुंच चुका है। इसका हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे पत्तियों का और शाखाओं का जो है वो हरे से पीला हो जाना, पत्तों का झड़ जाना, तो इन दो तीन तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि अब ये जो पेड़ है, ये जो प्लांट है, अब इसकी डेथ होने वाली है। और ऐसा ही एक प्लांट है जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, फेमस है अपने फूलों के लिए, वो है हमारा स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, यानी कि नीला कुरंजी। ये जो फ्लावर है, ये जो प्लांट है, वो सिर्फ 12 साल में एक बार ही फ्लावरिंग शो करता है। 12 साल में सिर्फ एक बार फ्लावर आते हैं इस प्लांट के ऊपर। और इसका जो जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि नीला कुरंजी, यानी कि जो ब्लू कलर के बहुत ही सुंदर फूल आते हैं। और ये जो हमारा जो प्लांट है ये इन 3 स्टेट्स के अंदर पाया जाता है, केरल, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। और कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं कि जो सीजनल यानी कि विंटर सीजन समर सीजन के अकॉर्डिंग फ्लावरिंग करते हैं। हमें भी पता है हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं कि जैसे हम एग्जांपल ले ले मैंगो का। मैंगो जो आम है हमें वो सिर्फ और सिर्फ समर सीजन के दौरान ही समर सीजन के दौरान ही हमें देखने को मिलते हैं, ना कि विंटर सीजन में। ऐसा क्यों है? क्योंकि समर सीजन में ही जो मैंगो का जो ट्री है वो फ्लावरिंग शो करता है, उसके बाद उसके ऊपर फ्रूट लगते हैं। ठीक है। और ऐसा क्यों है कि जो जो समर सीजन है उसी के दौरान ही क्यों करता है, यानी कि विंटर सीजन में क्यों नहीं करता? क्योंकि विंटर सीजन जो है उसके लिए वो अनफेवरेबल है, उसके अंदर वो फ्लावरिंग प्रोड्यूस नहीं करता है। और एक बात और है यहाँ पर देखने की कि जो हमारा जो मैंगो प्लांट है वो सिर्फ उन्हीं कंट्रीज में पाया जाता है जहाँ पर समर सीजन यानी कि जो समर का जो ड्यूरेशन ऑफ पीरियड वो काफ़ी लंबा है, कम से कम 4 से 6 महीने का होता है। यानी कि जो कंट्रीज़ यानी कि जो कोल्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर हमें मैंगो का प्लांट यानी कि मैंगो की जो क्रॉप है वो हमें देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि कनाडा हो गया या और कंट्रीज़ जो यानी कि जो कोल्ड कंट्रीज़ हैं, ठंडी कंट्री हैं, उनके अंदर हमें कहीं भी मैंगो देखने को नहीं मिलता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।